नमस्कार, फजी लेक्चरर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे बच्चे की सच्ची घटना शेयर करेंगे जिसमें पढ़ाई में बहुत रुकावटें आई, लेकिन उस बच्चे ने हार नहीं मानी और अपनी पढ़ाई जारी रखी। यह घटना 1996 के आसपास की है। उस समय मैं इंडियन एयरफोर्स में था। कानपुर मेरी पोस्टिंग थी। 10वीं पास करने के बाद मैं एयरफोर्स ज्वाइन कर ली थी। ट्रेनिंग सेंटर के बाद पहली पोस्टिंग मेरी कानपुर हुई थी। कानपुर से मैंने प्राइवेट पढ़ाई शुरू की। पहले प्राइवेट +2 की, उसके बाद बीए की 3 साल, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल। उसके बाद एमए फर्स्ट ईयर के लिए कानपुर यूनिवर्सिटी से अप्लाई किया। कानपुर यूनिवर्सिटी से अप्लाई जो किया था वो हिस्ट्री का सब्जेक्ट था। वहाँ हिस्ट्री के 2 भाग थे, एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो मैंने जो फॉर्म अप्लाई किया था वो मॉडर्न हिस्ट्री में अप्लाई किया था, लेकिन मेरे को जो रोल नंबर अलॉट किया प्राचीन इतिहास में अलॉट कर दिया था। गलती यूनिवर्सिटी की थी, भुगतना मेरे को पड़ा। मैंने चारों पेपर दिए थे। चारों पेपर देने के बाद जब रिजल्ट आया मेरे को एब्सेंट दिखा दिया गया। एब्सेंट दिखाने के बाद मैं यूनिवर्सिटी गया। यूनिवर्सिटी जाकर संपर्क किया और छानबीन की तो पता चला कि मेरा जो रोल नंबर है वह गलत सीरीज का अलॉट कर दिया है। मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का फॉर्म भरा था और मेरा जो रोल नंबर दिया है वो एंशिएंट हिस्ट्री में अलॉट कर दिया है। तो एक एप्लीकेशन लिखी, वहां से उस पर रिमार्क दिया। फिर वाइस चांसलर से मिलने के लिए मैं पर्सनली गया और वहां जाने के बाद उसने एक बार तो साइन कर दिए थे। उसके बाद अचानक पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, जो रिमार्क दिया था उस पर कांटा लगा दिया और कांटा लगा के लिख दिया कि जिस बंदे ने गलती की है वो आके मेरे सामने इसको स्थिति को स्पष्ट करे। अब यूनिवर्सिटी के जिस बंदे ने वो गलती की थी वह वहां सामने जाने के लिए तैयार नहीं था। उसके बगैर काम हो नहीं सकता था। तब तक मेरी बदली कानपुर से देवलाली हो गई थी, महाराष्ट्र में, नासिक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो किसी ने कहा भी था कि कोर्ट में केस डाल दीजिए। मैंने कहा कोर्ट में केस डालने के लिए वकील को जितने पैसे देंगे उतने पैसे में मेरी डबल एमए हो जाएगी। यहाँ से मेरी बदली भी हो चुकी है, मैं केस डालूंगा, दोबारा पेपर देने के लिए महाराष्ट्र से वापस यूपी में कानपुर आना पड़ेगा, तो उससे खर्चा मेरा बढ़ेगा, परेशानी बढ़ेगी। उससे अच्छा यही है कि 1 साल का मेरा गैप होगा, मैं इसको छोड़ देता हूँ और नए सिरे से एमए की शुरुआत करता हूँ। नासिक जाने के बाद यानी कि देवलाली जाने के बाद वहां पता चला कि नासिक जो है देवलाली पुणे यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है और पुणे यूनिवर्सिटी में हिंदी मीडियम नहीं है, वहां मराठी मीडियम था और इंग्लिश मीडियम था। मराठी मुझे आती नहीं थी और मराठी सीखना भी आसान नहीं था। इंग्लिश मीडियम पहले पढ़ाई नहीं की थी बीए तक, लेकिन क्योंकि एयरफोर्स की ट्रेनिंग सारी इंग्लिश मीडियम में की थी, एयरफोर्स के जो एग्जाम थे वो इंग्लिश मीडियम में किए थे, एयरफोर्स में जितनी भी एप्लीकेशन लिखनी पड़ती थी वो इंग्लिश मीडियम में थी, यानी इंग्लिश थोड़ी सी आसान लगने लगी थी, तो इसलिए इंग्लिश मीडियम से अप्लाई कर दिया। इंग्लिश मीडियम से अप्लाई करने के बाद एमए हिस्ट्री की वहां कोई इंग्लिश मीडियम की किताब ना मिले, मराठी की मिल जाती थी, हिंदी की नहीं मिलती थी और इंग्लिश मीडियम की नहीं मिलती थी। हरियाणा से भी ट्राई किया, जो हाँ सिलेबस था वो हरियाणा वाले के साथ मैच नहीं करता था, इसलिए काफी दिक्कतें आई। तो उसके बाद एक मेरा दोस्त था जिसका नाम है सरदार शरदुल सिंह सिद्धू, उसको मैं SSS सिद्धू भी कहता था। वह मेरे साथ कानपुर में था। कानपुर से जब हमारी बदली हुई मैं देवलाली नासिक चला गया और वो पुणे चला गया था। तो उस समय फोन वगैरह नहीं थे, व्हाट्सएप ईमेल वगैरह नहीं थे, तो मैंने पत्र के माध्यम से सिद्धू से संपर्क किया। मैंने कहा भाई पुणे यूनिवर्सिटी से मैंने अप्लाई किया है, इंग्लिश मीडियम से अप्लाई किया है, इंग्लिश मीडियम की यहाँ बुक मिलती नहीं है, हिंदी मीडियम की नहीं मिलती, तो जिसको पढ़ के इंग्लिश में लिखा जा सके, तो क्या मेरी कोई हेल्प हो सकती है, पुणे में कहीं से कोई इंग्लिश मीडियम की बुक मिल सकती है। तो उन्होंने पुणे में जब तलाश की तो एक प्रोफेसर से उसकी मुलाकात हुई और प्रोफेसर ने कहा कि एक सब्जेक्ट के 300 रुपए लगेंगे। तो इस तरह से उसने 3 सब्जेक्ट के 300 रुपए के हिसाब से 900 रुपए उसको पे कर दिए। और ये उस समय की बात है, 1996 की बात है, जब मेरी जो पेमेंट थी वो 2627 रुपए के आसपास थी। अब 2627 रुपए के पेमेंट में मंथली सैलरी में 900 रुपए उसने पे कर दिए। जैसे ही लेटर मैंने पढ़ा झटका मुझे बहुत जोर का लगा, लेकिन क्योंकि सरदार ने मेरी मदद की थी, मेरे लिए वो नोट्स खरीदे थे, तो 900 रुपए मैंने उसके भेज दिए। और साथ में मैंने उसको लिखा कि भाई सरदार जी, अगर मैं आपके साथ होता या मैं खुद जाके अप्रोच करता तो 900 रुपए की शायद मैं किताब लेकर नहीं आता, क्योंकि आपने मेरे लिए खरीद के भेज दिए हैं, इसलिए मैंने आपको 900 रुपए भेज दिए। सरदार का जवाब आया कि जब मैं उससे संपर्क किया और ये किताब खरीद रहा था 300 रुपए के हिसाब से जो उसने रेट बताया था, तो मुझे भी एकदम लगा कि ये लगता है किसी जेब के तरफ फंस गया हूं, लेकिन मैंने भी दोनों हाथ नीचे कर लिए और आंख बंद करके अपनी जेब कटवा ली। ये ऐसा उसने पत्र में लिखा था। लिखा किसके बारे में? किताब के बारे में, जो नोट्स उसने खरीद कर मेरे पास भेजे थे। क्योंकि 4 टोटल पेपर थे, 3 पेपर के नोट्स उसने मेरे पास खरीद कर भेज दिए थे, 300 रुपए के, 900 रुपए के, लेकिन एक पेपर ऐसा था जिसके उसने नोट्स नहीं भेजे थे। उसके लिए सरदार ने अपने पास उसके एक किताब थी वो मेरे पास भेज दी, क्योंकि उसने खुद ने हिस्ट्री की एमए करके थी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से, वो भी इंग्लिश मीडियम से,
तो उसके पास एक किताब थी, वो किताब मेरे पास भेज दी चौथे पेपर के लिए। कहने लगा इसमें से आपका काम चल जाएगा। इंग्लिश मीडियम पढ़ना क्योंकि काफी मुश्किल था, बीए तक हिंदी मीडियम किया था, तो इसलिए जो माया सिंह ने मेरे को डिक्शनरी दिलाई थी, पहले एक वीडियो मैंने जिक्र किया है, उस डिक्शनरी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल उसमें किया गया। एक एक लाइन पढ़ता गया, हार्ड मीनिंग को अंडरलाइन करता गया और डिक्शनरी में देख देख के उसको हार्ड मीनिंग को उसके शब्द लिखता गया। इस तरह से जो फर्स्ट ईयर थी उसमें थोड़ा सा डर था कि इंग्लिश मीडियम से कर रहे हैं, बीए तक हिंदी मीडियम पढ़ा है, तो कहीं नंबर बहुत कम ना आ जाए या कहीं फेल होने के कगार पर ना आ जाए, लेकिन ना फेल होए और ना नंबर इतने ज्यादा कम आए। जैसे कि मास्टर डिग्री में जितने आते हैं 56% से ज्यादा नंबर आगे थे। मेरा जो टारगेट था वो कम से कम 50% का था, क्योंकि हरियाणा में स्कूल में लेक्चरर लगना था और हरियाणा में स्कूल में लेक्चरर लगने के लिए एमए में मास्टर डिग्री में जिस सब्जेक्ट में लगना है उसमें 50% अंक होना जरूरी था। वो मेरे क्रॉस हो गए थे। नेट करने के लिए कॉलेज लेक्चरर के लिए भी 55% की शर्त थी, वो भी क्रॉस हो गए थे, 56% से ज्यादा अंक थे। तो सेकंड ईयर थोड़ा और आसान लगने लगा, क्योंकि पहले एक साल हो चुकी थी। तो सेकंड ईयर में फिर 3 पेपर थे, उनके नोट्स आगे थे। अगले जो एक और पेपर था वो किताब जो सरदार ने भेजी थी उसमें नहीं था। चौथा जो पेपर था वो था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, क्योंकि भीमराव अंबेडकर महाराष्ट्र के रहने वाले थे। वहां पर इंग्लिश मीडियम की उसकी बुक ढूंढी गई, नहीं मिली। एक दिन एयरफोर्स की लाइब्रेरी में गया और डॉक्टर अंबेडकर के जीवनी के ऊपर किताबें ढूंढने लगा, वहां पर नहीं मिली। सेक्शन में आने के बाद मैंने जिक्र किया तो वहां एक आरके सिंह था जो यूपी का था, उसने कहा कि मैंने एयरफोर्स की लाइब्रेरी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी पे किताब देखी इंग्लिश मीडियम में। मैंने कहा मुझे तो नहीं मिली। तो कहने लगा चलो दोनों साथ चलते हैं। हम वहां दोनों साथ जाकर देखने लगे, तो जहां हिस्ट्री की किताबें थी वहां हमने ढूंढी, नहीं मिली। तो जो लाइब्रेरी का इंचार्ज था हमने उससे बात किया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी पर कोई इंग्लिश मीडियम की किताब चाहिए थी, यहाँ हिस्ट्री की जितनी किताब है इसके अंदर नहीं मिल रही। उसने कहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी पर जो किताब है वो हिस्ट्री वाले खाने में नहीं मिलेगी, आपको जो जीवनियों की किताब है उसमें मिलेगी। तो हाँ, हमने ढूंढी, एक बिल्कुल पतली सी किताब मिल गई जो कि इंग्लिश मीडियम में थी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म से लेके उनकी मृत्यु तक की पूरी उसमें हिस्ट्री लिखी हुई थी। उस किताब को 2-3 बार पढ़ा और पढ़ने बाद पेपर दे दिया। जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट में सबसे ज्यादा जो नंबर आए थे मेरे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो पेपर था उसी में जो आए, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जो पेपर चेक करने वाला था हो सकता है कोई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चाहने वाला हो, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट था और ऑप्शनल सब्जेक्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को वही पढ़ेगा जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पसंद करता है। तो पेपर चेक करने वाले को शायद ऐसा महसूस हुआ होगा कि ये भी हमारा ही भाई बंधु है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पसंद करने वाला है, शायद इसीलिए उसने बहुत खुले दिल से नंबर दिए और सबसे ज्यादा अंक मेरे उसी में आए। तो इस तरह से मेरी जो एमए चारों पेपर में एब्सेंट दिखा दिया था, वहां मैंने कानूनी लड़ाई नहीं लड़ी, कोर्ट में केस नहीं डाला, बल्कि उसको वहीं पे छोड़कर एक नए सिरे से शुरुआत की। अगर कानूनी लड़ाई लड़ता तो कानूनी दाव पे जो फंसा रहता, फीस भी ज्यादा लगती, वकील को पैसे देने पड़ते, कानपुर के चक्कर भी लगाने पड़ते, अगर अलाउ भी करते तो पेपर देने के लिए दोबारा कानपुर आना पड़ता, छुट्टी लेकर आना पड़ता, वहां रहने की एक समस्या होती। जबकि देवलाली में रहते हुए, देवलाली में नासिक में ही पेपर होते थे और आराम से नासिक में पेपर भी दे दिए और अंक भी अच्छे आ गए, मार्क्स भी अच्छे आ गए। इस तरह से जब भी कोई समस्या आती है उसमें सूझबूझ से काम लेना है, जल्दबाजी में काम नहीं लेना। किसी कहने से इतना जल्दी कोर्ट में नहीं जाना। कोर्ट का नाम बहुत छोटा है, कोर्ट का नाम काम बड़ा टेढ़ा है। वो आने वाली वीडियो आपको दिखाएंगे कि कोर्ट में किस किस तरह की समस्या आती है। कोर्ट में जाना बड़ा आसान है, लेकिन कोर्ट में लड़ना और न्याय पाना बहुत मुश्किल है। आने वाले वीडियो में इस तरह की आपको सारी बातें बताएंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह की सच्ची घटनाएं देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।